ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन होने से जॉब होता है और क्या कॉम्बिनेशन होने से आप बिजनेसमैन बनते हैं। तो इसके हमने कुछ रूल्स पढ़े थे और आई थिंक आप सबने रूल्स नोट डाउन किए होंगे। और लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल डिस्टर्बेंस हो गई थी, राहु देवता खुश नहीं थे हमारे ऊपर, इसलिए हमारा इंटरनेट वगैरह गड़बड़ हो गया था, तो हमें क्लास सस्पेंड करनी पड़ी। उसके बाद मैंने कुछ राहु की रेमेडीज करी, तो आज हम बिल्कुल परफेक्ट उस पर चल रहे हैं। ओके, तो आई थिंक हमने राजयोग और धन योग कंप्लीट कर लिया था। कोई याद दिलाएगा मेरे को, रचना जी? सर राजयोग नहीं हो पाया था। राजयोग नहीं हो पाया था, ठीक है, तो ठीक है। धनयोग हमने कर लिया था। धनयोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हमारे सेकंड हाउस और 11th हाउस का संबंध 159 से बनता है, लग्न लग्न भाव, पंचम भाव या नवम भाव से, तो इसको धनयोग बोलते हैं। ठीक है ना। इनका कैसे भी संबंध हो तो अच्छा धनयोग बनता है। अगर ये सारे मिल जाते हैं तो बहुत उत्तम धनयोग बनता है, नहीं तो हर एक लेवल पे धनयोग बनता है। अब राजयोग क्या होता है? बेसिकली एक बिजनेसमैन की कुंडली में राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। राज का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू रूल पीपल। सॉरी सर, मैं आपको इंटरवेन कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। धनयोग का मैं नोट नहीं कर पाया था, इफ यू रिपीट। मैं चलिए धनयोग, रिपीट। हाँ ठीक है। धनयोग क्या होता है कि आप जानते हैं सेकंड हाउस इज आवर एक्यूमुलेटेड वेल्थ। जो धन आप संचित करके रखते हैं उसको सेकंड हाउस बोलते हैं। और 11th हाउस इज आवर मंथली इनकम कह लीजिए या डेली इनकम कह लीजिए। तो 11th हाउस से पैसा निकल के आपके सेकंड हाउस में जाता है। तो ये दोनों धन के भाव हैं। जब इनका संबंध हमारे फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस से बन जाता है तो इसको हम धनयोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से, बाकी धनयोग के बहुत से प्रकार हैं, वो कभी डीप में स्टडी करेंगे। बट मोटा मोटी ये है कि सेकंड और 11th हाउस का संबंध 159 से बन जाता है। कई बार 10th हाउस से भी बनना जरूरी होता है, बिकॉज आपका प्रोफेशन आपको धन दे रहा है कि नहीं दे रहा। नहीं तो जिस प्रोफेशन से आपको धन न मिले वो फिर एनजीओ का रूप ले लेता है, बिकॉज वो आप काम बिना धन के कर रहे हैं, उसमें कोई आपका धन का मोटिव नहीं है। कई बार 6th हाउस के साथ भी ये धन योग बनना जरूरी होता है, बिकॉज इट मीन्स कि इस सर्विस में आपको पैसा अच्छा मिल रहा है। तो 6 और 10 के साथ अगर हमारा 159 और 211 का संबंध बन जाता है तो इसको हम बोलते हैं कि आदमी को अपने प्रोफेशन से धन मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं राजयोग की। तो राजयोग बहुत प्रकार के होते हैं। बिजनेस में राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि राज का मतलब है कि एक बिजनेसमैन, एक छोटी दुकान की बात पहले कर लेते हैं। मान लीजिए किसी की हलवाई की दुकान है या किसी की परचून की दुकान है या किसी की छोटी से छोटी दुकान में भी आप एक आध कर्मचारी रखते हैं। बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप देखते हो कि सेठ जी जो है ना गल्ले पे बैठे रहते हैं और 4 समोसे कर दो, आधा किलो लड्डू कर दो। तो उनके पास कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो ये काम करता है। पर ये सुविधा एक सर्विसमैन के पास नहीं होती। सर्विसमैन, कुछ कंपनियों में तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि अगर आपको, मान लीजिए आप लंच लेके नहीं आए और आपको अपना लंच लेने भी जाना है, तो आप ऑफिस बॉय को नहीं भेज सकते, आपको खुद ही जाना होता है। बट सेठ जी का क्या है? सेठ जी दोपहर को 1 बजे सेठानी जी का फोन आ जाता है कि हाँ आपका लंच तैयार है, तो अरे जाओ घर से खाना लेके आ जाओ। तो ये राजयोग जो है ना, एक बिजनेसमैन की कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजयोग फलित होगा तो बिजनेस अच्छा चलेगा, बिकॉज आप उतने ही ज्यादा एम्प्लॉय अपने अंडर में रख सकते हो जो आपका काम करेंगे। तो आप जनरली किसी भी देखना, मतलब अंबानी से लेकर और एक छोटी दुकान के मालिक तक देख लेना, आपको दिखाई ऐसा देगा कि ये आदमी पूरे दिन बैठा रहता है और नोट गिनता रहता है। बट उसके बैकग्राउंड में वो जो प्रिपरेशन, वो प्लानिंग प्रिपरेशन, या जो लोगों के बीच में उसका जो एक वो सामंजस्य बिठाता है या उनको एक मनूवर करता है कि तुम ये करो तुम वो करो, तो दिस इज कॉल्ड राजयोग। राजयोग का मतलब है कि एक स्थान पे बैठे हुए वो पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। अब वो कोई साड़ी का व्यापारी है तो उसकी साड़ियां सूरत से आ रही हैं, तो वो फोन पे सूरत से बात कर रहा है, लेकिन
ओवरऑल वो आपको क्या दिखाई देगा कि एक कुर्सी पे बैठा हुआ है और वहां से वो अपना पूरा बिजनेस रन कर रहा है। लेकिन सर्विसमैन को क्या है, उसको तो सूरत भी जाना पड़ेगा, उसको दिल्ली भी जाना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंस है जो कि हम राजयोग और मतलब एक बिजनेसमैन में और एक सर्विस वाले आदमी में पाते हैं। तो इसीलिए हम अभी देखेंगे राजयोग भी, अगर हमें किसी की कुंडली में दिख गया तो एक आध बेसिक राजयोग भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं दशा सीक्वेंस। आप एक चीज समझ लो, दशा पे हम 10 मिनट बात करेंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सुंदर हैं, 6 फुट 2 इंच के हैं, बहुत पैसे वाली फैमिली से, पर शादी नहीं हो पा रही। क्या रीजन है? लड़की देख रहे हैं, लड़की पसंद भी आ रही है, बट शादी नहीं हो पा रही। एवरीथिंग इन एस्ट्रोलॉजी बॉइल्स डाउन टू दशा। हर चीज आके दशा पे रुकती है। अगर आपको दशा फेवरेबल नहीं मिली तो वो काम नहीं होगा। आप चाहे कितने भी प्रोमिसेस अपनी कुंडली में लेके आए हो, टिल द टाइम यू डोंट गेट अ फेवरेबल दशा, इट वोंट हैपन। अब यहाँ पे एक आपको बता देता हूँ चीज, बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया है कि ट्रांजिट को दशा के ऊपर रख दिया है। बहुत सी एस्ट्रोलॉजी इतनी झटके में चल रही है ना कि वो ट्रांजिट को उठाते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं, और बहुत से केस में माँ की कृपा होती है, उनके ऊपर उनका भिड़ भी जाता है जो वो कहते हैं। लेकिन आप ये समझो कि दशा 3 लेवल पे काम होता है कुंडली में। पहला है प्रॉमिस, दूसरा है दशा, और तीसरे लेवल पे आती है ट्रांजिट। अगर कुंडली में प्रॉमिस नहीं है और दशा नहीं है तो ट्रांजिट अकेले कुछ नहीं कर सकता। आप ये मतलब आप कहीं से भी सीख रहे हो, लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखना कि सिर्फ ट्रांजिट वाली प्रेडिक्शन पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना। हमारे, आप सब जानते होंगे, श्री के एन राव साहब हैं। श्री के एन राव साहब ने अपने लेक्चर्स में, अपनी बुक्स में ट्रांजिट को काफी मतलब एक बहुत शॉर्टकट प्रेडिक्शंस के रूप में माना है। ही इज नॉट इन फेवर ऑफ यूजिंग ट्रांजिट टू मच। इवन अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो ट्रांजिट की चर्चा लास्ट चैप्टर में, जो अष्टक वर्ग के ऊपर चैप्टर, जब मैत्रेय ऋषि ने पराशर ऋषि से पूछा कि कलयुग में लोगों की बुद्धि बहुत कम हो जाएगी, उनका इंटेलिजेंस बहुत कम हो जाएगा, तो फिर वो प्रिडिक्शंस कैसे देंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पराशर ऋषि से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप कोई ऐसी विद्या सिखाइए जिससे कि कलयुग का व्यक्ति भी बहुत फास्ट प्रिडिक्शन दे दे। तब आखिरी चैप्टर में उन्होंने अष्टक वर्ग का वर्णन किया है, और अष्टक वर्ग के चैप्टर में उन्होंने ट्रांजिट की बात की। तो अगर पराशर ऋषि को ट्रांजिट से इतना प्रेम होता तो वो पूरी बुक में ट्रांजिट की बात करते। पर आप देखिए दशा पे कितना सारा लिखा है उन्होंने, हर एक प्लैनेट की अंतरदशा, मतलब मुख्य दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, इनकी पूरी उन्होंने सीक्वेंस एक एक की बताई है कि जुपिटर के अंदर शनि होगा तो क्या होगा, शनि के अंदर राहु होगा तो क्या होगा। तो इसीलिए जब भी आपको प्रिडिक्शन करनी है ना, आपको प्रिडिक्शन 3 लेवल पे करनी है। पहले आपको प्रॉमिस चेक करना है कुंडली में कि हाँ इनकी शादी लिखी हुई है। फिर आपको दशा देखनी है कि कौन सी दशा में इनकी शादी लिखी हुई है। अब 7th लॉर्ड अगर वीनस है तो आपको वीनस की दशा जब तक नहीं मिलेगी तब तक शादी होना मुश्किल है। और फिर हमें देखना है ट्रांजिट कि हाँ ठीक है, ट्रांजिट में जैसा कि आपने सुना भी होगा, शादी के लिए डबल ट्रांजिट लगता है। पहले शनि परमिशन देता है, शनि चूंकि काल है, आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट बिना शनि की परमिशन के नहीं हो सकता। फिर उसको शनि क्या करता है, 2.5 साल के ब्रैकेट में ले आता है, क्योंकि शनि एक राशि में कितना टाइम लेता है, 2.5 साल। तो जब भी आपकी कोई इवेंट होते हैं ना, तो आप पहले शनि का ट्रांजिट देखते हो। शनि का ट्रांजिट देखने का मतलब है कि आपने 2.5 साल पकड़ लिए। अब आप उसके बाद आ जाते हो सेकंड लेवल पे, आप जुपिटर को पकड़ लेते हो। जुपिटर एक राशि में कितना टाइम लेता है, 1 साल। जब 1 ईयर। 1 year. तो फिर हाँ, तो पहले आपने सैटर्न पकड़ा, फिर आप जुपिटर को पकड़ लेते हो, तो अब वो ईयर कंफर्म हो गया। और उसके बाद फिर आप मार्स को पकड़ते हो तो 45 डेज कंफर्म हो जाते हैं। देन यू चेक द सन। सन पकड़ते ही आपके मंथ कंफर्म हो जाता है। सन आपका उस 7th हाउस से कब ट्रांजिट कर रहा है, लेट्स से नवंबर मंथ में, तो आपने नवंबर पकड़ लिया। फिर आप पकड़ लेते हो मून, तो मून पकड़ते ही आपके वो 2.5 दिन कंफर्म हो जाते हैं। और उसके बाद आप लग्न पकड़ लेते हो। लग्न पकड़ते ही आप डॉट वो 2 घंटे भी प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर आप बहुत प्रैक्टिस करो। तो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म और प्राण,
ये 5 लेवल पे प्रिडिक्शन होती है, लेकिन आपको इतनी जरूरत ही नहीं, आप दशा पकड़ो, अंतरदशा पकड़ो, उतना ही बहुत। अगर आप किसी को 3-4 महीने का भी ब्रैकेट दे देते हो, यू आर एन मतलब ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर, यू डोंट हैव टू गो इनटू। हालांकि कृष्णमूर्ति पद्धति में हम लोग बहुत डीप तक मतलब चले जाते हैं, टू दी सेकंड्स भी हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आपका कुरियर 12:10 पे आएगा। तो कभी हम लोग अभी तो फिलहाल वैदिक पे फोकस कर रहे हैं, बट कभी माँ ने कृपा की तो हम अगले आने वाले समय में वी विल आल्सो बी लॉन्चिंग आवर केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स। तो उसमें इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लाइट कब आएगी, तो 12:10 12 सेकंड पे लाइट, इतना क्लोज केपी प्रेडिक्ट कर देता है। तो आज जो हम करेंगे, आज जो हम चार्ट्स लगाएंगे, उसमें आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि आप गलत प्रेडिक्ट कर रहे हो या सही प्रेडिक्ट कर रहे हो। फर्स्ट लेवल पे आप इस चीज को समझो कि जब मैं बोलता हूं ना कि बेसिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र भी पढ़ोगे ना, पराशर ऋषि ने प्रिडिक्शन बहुत बाद में शुरू करी, शुरू में वो बेसिक्स ही बताते रहे, मतलब इस हद तक उन्होंने बेसिक बताया कि आप परेशान हो जाओगे पढ़ पढ़ के कि बार बार वही बात रिपीट कर रहा है, कि वो चतुष्पद का होता है, वो द्विपद का होता है, वो ईस्ट से उगता है, वो वेस्ट से उगता है, मतलब इतना डीप में उसका रंग ये होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने एक राशि को ठीक से समझा ही नहीं। हम ये जानते हैं मेष से लेकर मीन तक 12 राशियां होती हैं, हम उनको बढ़ाने में लग जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बेसिक पे बात बताता हूँ। आप सब जानते हैं कि 6th हाउस हमारी कुंडली का बीमारी का, रोग ऋतु ऋण का, रोग शत्रु और कर्जे का घर होता है। तो रोग जब भी देखना हो तो हम किस घर से देखेंगे, 6th हाउस से। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बना देते हैं, ठीक है ना। आपको एक बहुत सिंपल सी मैं वो बताता हूँ। अब आप ये जानते हैं कि किस राशि का कौन सा दोष होता है। हमारे आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। जानते हैं आप लोग। वात मतलब विंडी, मतलब वायु, जैसे हड्डियों में दर्द होना, पेट में गैस होना, या मतलब जो वात वाली जो चीजें होती हैं वो वात हो गया। पित्त मतलब जब आपके पेट में बहुत बाइल होता है, एसिडिक होना, बहुत गर्मी होना, ये पित्त वाला नेचर है। और कफ मतलब जो आप जो जुकाम होता है, आपकी बॉडी में जो फ्लूइड्स मूव करते हैं, वो ये 3 प्रकार के दोष बताए गए थे। अब हर राशि को किसी न किसी दोष में बांटा गया है। जैसे जितनी मूवेबल राशि, जैसे 1, 5, 9, आप देखेंगे 1, 5, 9 ये आपका बाइल में, मतलब ये पित्त कारक राशि है, ठीक है, ठीक है ना। 1, 5, 9 हमारी पित्त कारक राशियां हैं। 2, 6, 10 ये वात कारक राशि है, ये विंडी राशियां हैं, ठीक है ना। और हमारी 3, 7 और 10 इनमें मिक्स रहता है, इसमें वात पित्त कफ सब कुछ आता है इसके अंदर, ठीक है ना। और लास्ट में 4, 8, 12 ये प्योरली कफ वाली राशि है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के 6th हाउस में, हमने क्या बताया कफ की कौन सी राशि होती है, 4, 8, 12, ठीक है। अब आपने देखा किसी का 6th हाउस और उसमें आपको कर्क राशि दिख गई, 4 नंबर की राशि, ठीक है। और उसमें आपको किसी ऐसे प्लैनेट की दृष्टि भी पड़ गई जो कफ का प्लैनेट है, ठीक है। अब आप ये देखो कि क्या आप उस व्यक्ति को ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बिकॉज आपके छठे घर में कफ प्रदत्त राशि है, मतलब कैंसर राशि है, तो आप उसको एक सिंपल सी प्रिडिक्शन दे सकते हो कि आपको क्या जुकाम हमेशा बना रहता है। 90% केसेस में ऐसा व्यक्ति आपसे बोलेगा हाँ मेरे को सर्दी में भी जुकाम रहता है, गर्मी में भी जुकाम रहता है, बिकॉज 6th हाउस में आपको कौन सी राशि मिल गई, कफ वाली राशि मिल गई। अब फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी के छठे घर में आपको मेष राशि मिल गई, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, हमने क्या पढ़ा है, मेष राशि क्या है, पित्त कारक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि क्या पेट में जलन, एसिडिटी, आपको काफी पित्त से संबंधित बीमारियां रहती। 90% केस में एक सिंपल प्रिडिक्शन लेवल पे वो व्यक्ति आपसे बोलेगा हाँ मेरे को इस तरह की चीजें रहती। अब देखिए हम जानते हैं कि कुंडली में जो हमारा 5वां घर होता है वो हमारा स्टमक होता है, राइट। अब स्टमक 5वें घर में आपको मान लीजिए लियो राशि मिल गई, ठीक है। बहुत सिंपल प्रिडिक्शन, लियो राशि का दोष क्या है, पित्त है, बाइल है। और कहां पे बन रहा है बाइल, स्टमक में। तो आप उसको एक प्रिडिक्शन दे सकते हो ना कि क्या आप इंडाइजेशन के शिकार रहते हो, आपको खट्टे डकार आते हैं, आपको वो रचना मैम जानती है क्या बोलते हैं उसको, हाइटस हार्निया होता है जब नाक से एसिड बाहर आ जाता है, दैट लिक्विड कम्स आउट,
सर इसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर हाँ, कहते हैं। रिफ्लक्स, एसिडिक रिफ्लक्स जिसको बोलते हैं, कि रात में सोते सोते ना आपके अंदर से वो मतलब दैट लिक्विड कम्स आउट फ्रॉम योर नोज। तो उसकी सिंपल प्रिडिक्शन क्या है, हमारा पेट कौन सा हाउस है, फिफ्थ हाउस। वहां पे हमें कैसी राशि ढूंढनी है, वहां पे हमें पित्त कारक, ये पित्त, एसिड को पित्त बोलते हैं। तो अगर आपको फिफ्थ हाउस में किसी के लियो राशि दिख गई, तो एक सिंपल प्रिडिक्शन है, हो सकता है उसमें और भी एंगल्स हो, ठीक है ना, लेकिन अगर पित्त कारक राशि पांचवें घर में बैठी है, तो निश्चित रूप से आप ये बोल सकते हो कि आपके पेट में ना इस तरह की दिक्कतें रहती हैं। आप जब चटपटा खा लेते हैं, कुछ लोग खूब चटपटा खा के आराम से पचा लेते हैं, कुछ लोग जरा सा चटपटा खाते ही पूरी रात उनको परेशानी हो जाती है। तो मैं इस बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ कि हम सब ने राशियां पढ़ ली, मेष से लेकर मीन तक रटे जा रहे हैं, इस राशि में ये उच्च का होता है, ये नीच का होता है। अरे आप राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स को कुंडली में लगाओ और प्रिडिक्शन देना शुरू करो। अब ये मूवेबल राशि है, फॉर एग्जाम्पल किसी के लग्न में मूवेबल राशि होगी, इसका मतलब क्या है, ही लाइक्स टू मूव, उसका कैरेक्टर मूवेबल राशि का है। फिक्स का मतलब वो स्टेबल है, मतलब एक मूवेबल राशि का मतलब है ही लाइक्स टू मूव। दूसरा हम क्या देखते हैं लग्न से, हम आदमी का माइंडसेट देखते हैं। तो एक मूवेबल माइंडसेट क्या होगा कि एडजस्टेबल नेचर दिखाएगा। अगर आपके लग्न में मूवेबल राशि है, मतलब आप अपने विचार बदलने के लिए तैयार रहते हैं। बट वहीं पे अगर लग्न में फिक्स्ड राशि आ गई, तो क्या मतलब है इसका, कि भाई ये आदमी ना अड़ियल दिमाग का है, इसने एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया। तो जब भी आप रेमेडी करते हो ना, मैं आपको एक वैसी चीज बता देता हूं, अगर लग्न में किसी के फिक्स्ड राशि है, तो उस आदमी पे रेमेडी बहुत कम काम करती है। कल को जब आप एस्ट्रोलॉजर बनेंगे ना, तो आपके पास बहुत लोग रेमेडी मांगने आते हैं। सबसे पहली चीज आपको चेक करनी चाहिए कि लग्न में राशि कौन सी है। मूवेबल राशि पे रेमेडी सॉलिड काम करती है। आप उसे कोई भी मंत्र दे दो, वो किसी भी चीज से पीड़ित, आप उसके इक्विवेलेंट गॉड का मंत्र दो, वो मंत्र करेगा, 2 या 3 महीने में उसका काम हो जाएगा। लेकिन अगर लग्न में फिक्स राशि बैठी है ना, उसका उस पे रेमेडी कम असर करती है, बहुत मुश्किल हो जाता है, 8 9 10 महीने लग जाते हैं। और डुअल राशि बैठी है तो थोड़ा सा मतलब मूवेबल और फिक्स के बीच में काम करती है, मतलब 3 से 6 महीने लग जाएंगे। बट अगर फिक्स राशि है ना, आप देखते हो बार बार वो पंडित चेंज करता रहेगा, अच्छा इनसे इनसे फायदा नहीं हुआ, दूसरे एस्ट्रोलॉजर पे, तीसरे। बट हम क्या करते हैं, बिकॉज हमारा बेसिक स्ट्रांग नहीं है, हम ये भूल जाते हैं कि अरे भाई लग्न में फिक्स्ड राशि बैठी हुई है, इसकी रेमेडी लेट काम करेगी। तो हम जातक को ये बताना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें, हमने क्या मतलब बेसिक के नाम पे हमने क्या पढ़ लिया, हमने सोचा 12 राशि पढ़ ली हमारा काम हो गया। हर राशि के अंदर कितने, मतलब एक राशि के अंदर नक्षत्र के 9 पद होते हैं, एक एक पद का मतलब है। तो राशि, प्लैनेट, अब प्लैनेट के अंदर भी आप घुस जाओ, प्लैनेट के, आप देखो प्लैनेट का, मैंने बताया था जैसे सैटर्न वायु तत्व का प्लैनेट है, तो सैटर्न जब भी कहीं बैठे ना, उसको वायु से लिंक करो, मतलब वहां पे तूफान चल रहा है बिल्कुल। सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठ रहा है, मतलब आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में उसने तूफान मचा रखा है। और ये बड़ी सिंपल दो इस प्रिडिक्शन को, जिस जिस की कुंडली में फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठा, उसको बोलो, कुछ चलता रहता है क्या घर में आपके हमेशा, कुछ कुछ डिसअपॉइंटमेंट, कुछ मतलब फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ चलता रहता है क्या घर में, वो बोलेगा हाँ चलता रहता है। और कुछ नहीं होगा ना, तो वो अपने घर में कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ही करता रहेगा। शनि क्या है, एक बहुत बुजुर्ग आदमी। फोर्थ हाउस में सैटर्न, मतलब ज्यादातर केसेस में, एक बहुत जनरलाइज प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, क्या मतलब फोर्थ हाउस क्या है, हमारा घर है, सैटर्न क्या है, एक पुराना बुजुर्ग आदमी। तो आप क्या प्रेडिक्शन दे सकते हो, कौन देगा प्रेडिक्शन सिंपल वाली, क्या दे सकते हो, ओल्ड हाउस, लिव्स इन ओ ओल्ड। वेरी गुड, सिंपल। कितना मुश्किल है इसको समझना, कि दिस जातक और दिस नेटिव माइट बी स्टेइंग इन ओल्ड हाउस। और दूसरी प्रेडिक्शन विजय जी या कोई और बताएगा, सेकंड प्रेडिक्शन, इफ यू फाइंड सैटर्न इन फोर्थ हाउस, सोचो सोचो सोचो, और क्या है फोर्थ हाउस हमारा, फोर्थ हाउस इज घर, फोर्थ हाउस इज मदर, मदर, मदर माता, और गाड़ी, है ना, गाड़ी, गाड़ी। तो जब सैटर्न हमारे फोर्थ हाउस में चला गया, तो ऐसा आदमी कैसी गाड़ियां खरीदेगा, पुरानी गाड़ियां गुरुजी, पुरानी गाड़ियां पुरानी खरीदेगा। गाड़ियां। वो कहेगा आई वुड नॉट लाइक टू इन्वेस्ट मनी ऑन अ न्यू कार, आई विल गो फॉर अ ओल्ड कार, बिकॉज सैटर्न इज प्लेइंग विद हिज माइंड। सैटर्न कह रहा है पुरानी चीजें लो। और क्या करेगा वो, अपने घर में पुराने आर्टिफैक्ट सजाएगा।
अगर सैटर्न और वीनस दोनों मिल गए तो वीनस क्या है, घर की साज सज्जा है, लेकिन सैटर्न क्या बोलेगा कि ठीक है, वीनस क्या बोल रहा है, घर सजाओ। सैटर्न क्या बोल रहा है, कैसा घर सजाओ, तुम एक काम करो 200 साल पुरानी पेंटिंग घर में ले आओ। दोनों प्लैनेट सेटिस्फाई हो गए ना। वीनस ने बोला घर सजाओ, मुझे घर सजा हुआ चाहिए। सैटर्न ने कहा ठीक है सजा हुआ होगा, लेकिन मेरा भी तो ध्यान रखो। अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं, एक 250 साल पुराना मटका लाके घर में रख देते हैं। आपने देखा ना, लोग कुछ लोगों के घर जो पुरानी 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 तलवार लटकी हुई है, वो पूछेगा सर ये 1820 की तलवार है। ये मैं ऐसे जनरलाइज एक बात बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि हर केस में ये सत्य होता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि अपने दिमाग को कैसे खोलना है। एस्ट्रोलॉजी पता है आपको कौन सिखा सकता है? अमित शर्मा जी। आपको एस्ट्रोलॉजी सिर्फ अमित शर्मा जी सिखा सकते हैं। आप खुद अपने आप को एस्ट्रोलॉजी सिखाते हो जब आप एस्ट्रोलॉजी जीना शुरू कर देते। आप देखते हो कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट है ना, बचपन से गाने वाने गाने लग रहा है, मैथ्स में बहुत तेज है, देखो उसका 5th हाउस। क्यों 5th हाउस देखना है? 5th हाउस इज पूर्व पुण्य। इस व्यक्ति ने पास्ट में ऐसा क्या किया है कि इस बर्थ में ये बचपन से इतना इंटेलिजेंट है। आप देखते हो ना, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो आपके साथ ही एडमिशन लेते हैं और आप ही के साथ वो टीचर पढ़ाती है, पर वो अचानक से उस क्वेश्चंस को 25 तरीकों से सॉल्व कर देते हैं, बिकॉज उनका 5th हाउस चेक करो। he is carrying that knowledge from the past life, so that's why he is very good in this life. समझ पा रहे हैं आप लोग कि बेसिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है, कितने लेवल पे बेसिक्स है। मत भागो बहुत बड़ी बड़ी चीजों के पीछे, छोटी छोटी चीजें पकड़ो। आप बहुत छोटी चीजें पकड़ो कम से कम। अच्छा, दूसरी बात मैं आज थोड़ा सा, अभी हम थोड़ी देर में चार्ट्स लगाते हैं, उससे पहले एक चीज और बता दूं। हॉपिंग करना छोड़ दो। जब भी आप एक कुंडली को स्टडी करते हो ना, देर आर सम हिडन एनिमीज जो आपको प्रिडिक्शन नहीं देने देते। आप क्या सोचते हो कि मैं कोई बड़ी प्रिडिक्शन ढूंढूं, मैं इसको एक ऐसा ठोकूं प्रिडिक्शन कि ये चारों खाने चित्त हो जाए और मेरे पैर पकड़ लें। ये कोशिश बंद कर दो। स्टार्ट विथ सिंपल थिंग। सबसे पहले क्या है कि लग्न को पकड़ो। ये जो भी लोग ऐसा करते हैं ना कि 1st हाउस भी देख लो, 6th हाउस भी देख लो, 10th हाउस भी देख लो, अरे इसके पास गाड़ी, छोड़ दो। पहले एक हाउस पकड़ लो, कोई भी एक पकड़ लो आप। चलो छोड़ दो, 1st हाउस भी छोड़ दो। हम पहले इस पकड़ो कि यह आदमी भाग्यशाली है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे बताइए? अगर किसी का भाग्य देखना हो तो हाउ डू वी चेक? 9th house. 9th हाउस पे नाइन्थ तो आप 9th हाउस के पीछे पड़ जाओ। कैसे पढ़ना है 9th हाउस के पीछे? 9th हाउस में सबसे पहले देखो बैठा कौन है, फिर देखो 9th हाउस पे दृष्टि किसकी आ रही है, फिर देखो जो 9th हाउस का लॉर्ड है उसकी क्या हालत है, जो 9th का मालिक है उसकी क्या हालत है। एक एक हाउस को ना 10-15 मिनट लगाओ आप। जब तक आप देखोगे, जब आप 9th हाउस को पकड़ लोगे ना और उसके बारे में 10-15 चीजें आप समझने लग जाओगे ना, धीरे धीरे उस कुंडली के बाकी हाउसेस भी खुलने लग जाते हैं। हम क्या होता है, कुंडली आती है हमारे सामने, हम भागने लगते हैं 1st हाउस, अरे इसमें तो राहु की दृष्टि, अरे छोड़ो। व्हाट आई डू इज, मैं तो पहले लग्न को ही घोल के पी जाता हूँ कि इस आदमी को तो समझो, ये आदमी मेरे पास आया क्यों है, इस आदमी के साथ इसकी इसकी मेंटालिटी क्या है। बिकॉज हमें क्यों लग्न को समझना इंपॉर्टेंट है। आप क्या देते हो, आप एक सोल्यूशन देते हो, ठीक है। मान लो मैंने किसी को बोला कि आपका ना शनि ठीक नहीं चल रहा, आप क्या करो, लेबर को ना चप्पल पहना है। उससे पहले मुझे ये तो समझना होगा ना कि ये आदमी इस रेमेडी को फॉलो भी करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता है ये आदमी इतने फिक्स्ड माइंडसेट का हो कि मेरे को इसको चीज किसी और तरीके से समझानी पड़े। अब मैंने बोल दिया सैटर्न खराब है, वॉक किया करो। अब लोग वो पीछे पड़ जाएगा, क्यों, वॉक करने से क्या होता है, फलाने पंडित जी बोलते हैं सरसों का तेल डालो, हनुमान के मंदिर जाओ, शनि चालीसा पढ़ो, आप कह रहे हो वॉक करो, तो क्यों करूं वॉक, क्या फर्क पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब आपको सामने वाले के बारे में पता लगेगा ना, तभी आप उसको एक अच्छी रेमेडी बता सकते हो। तो आप लोग जितने लोग भी हो ना, सबसे पहले कोई भी एक हाउस उठा लो, बेस्ट है लग्न उठा लिया, और लग्न पे देखो इन्फ्लुएंस कैसा है, लग्न स्ट्रांग है, वीक है, मीडियम है, मिक्स है, क्या है, और लिखो उसको, नोट करो। 4-5 चीजें जब नोट होगी तो उसको पूछना शुरू करो। अब लग्न में मार्स बैठा है तो क्या मतलब है,
लग्न में मार्स बैठा मतलब माथे पे कहीं ना कहीं कुछ कट होगा। एक ये बहुत जेनरिक सी प्रिडिक्शन, हम इतनी बेसिक्स प्रिडिक्शन भी लिखना भूल जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ 10 मिनट क्या होता है, यार सर मैं जब चार्ट देखता हूँ ना मैं पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ। मैं बीसियों लोगों से बात कर चुका हूँ, सब लोग यही बोलते हैं कि हमने 4 कोर्स 5 कोर्स कर लिए, बट हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। इसलिए प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो कि पहले तो आपकी कोशिश होती है कि कुछ एटम बॉम्ब ही फोड़ दूं सामने वाले के सामने, कि आपके पिता की 2 शादियां हुई थी, कंफर्म करिए। अरे भाई उसको वो इतनी बड़ी प्रिडिक्शन में मत घुसो। 27वें साल में आपकी नौकरी चली गई थी, सही बात है, अरे भैया उसको इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटे से शुरू करो। पहले देखो ना कि वो कैसे घर में रहता है। देखो 4th हाउस पे क्या इंफ्लुएंस है। 4th हाउस पे केतु है, ठीक है। केतु क्या है, डिससेटिस्फेक्शन। किससे डिससेटिस्फेक्शन, मदर से। अब मदर से कोई डिससेटिस्फाइड नहीं होता, लेकिन आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे ना, आपके घर में 2 बच्चे होते हैं, एक क्या करता है ना, अपनी माँ से हमेशा कंप्लेन करता रहता है। केतु इन 4th हाउस क्या करेगा, मम्मी तुम भैया को अच्छा खाना देती हो, मेरे को अच्छा खाना नहीं देती। दिस इज 4th हाउस केतु, ऑलवेज कंप्लेनिंग टू मदर। उसको उसको मदर से कोई बुराई नहीं है, बट वो मदर के साथ हमेशा कंप्लेन मोड में रहेगा, हमेशा। मम्मी तुमने ना बचपन से मेरे को ऐसा खाना दिया, भैया को तुमने ऐसे दिया, भैया 10 रुपए मांगता था उसको तुम 20 देती थी, मैं 10 मांगता था मुझे 5 देती थी, क्यों करती थी मम्मी, ऑलवेज कंप्लेनिंग। देखो 4th हाउस केतु को, देखो कितने चार्ट्स में मिलता है आपको। 4th हाउस राहु, उसकी पूरी अटैचमेंट माँ के प्रति है, वो माँ के लिए अपने बाप से भी लड़ जाएगा। वो क्या हमने पकड़ा, राहु इज व्हाट, अट्रैक्शन। किसके प्रति, कहां बैठा है राहु, 4th हाउस, मतलब किसके प्रति अट्रैक्शन, माँ के प्रति। इतनी सिंपल प्रिडिक्शन को छोड़ के हम पता नहीं कहां कहां बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लगाने लग जाते हैं। मत लगाओ बड़े कॉन्सेप्ट, बहुत छोटे से शुरू करो। इस दुनिया की हर चीज एक बहुत छोटी चीज से शुरू होती है। बाढ़ आने से पहले ना एक छोटी सी बूंद पड़ती है किसी के माथे पे, यहाँ पे, उसको लगता है अच्छा बारिश हो रही है, फिर बूंद का मतलब हजारों बूंद, फिर सागर, और फिर बाढ़ आ जाती है। पहले वो बूंद से स्टार्ट करो। मैं ये इतनी कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि अभी हम चार्ट्स लगाएंगे, ठीक है ना। चार्ट्स लगाने के बाद हमें, मेरी क्लास में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सही प्रिडिक्शन दे रहे हैं गलत प्रिडिक्शन दे रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमने जॉब और प्रोफेशन बिजनेस के जो रूल्स पढ़े थे ना, हम उन रूल को बस चार्ट पे अप्लाई करें। सामने वाला बंदा बोलता है कि ये गलत है तो हम उसको प्रणाम करेंगे, सामने वाला बंदा बोलता है ये सही है तो भी हम उसको प्रणाम करेंगे। आप सही गलत के चक्कर से बाहर निकल जाओ। आप देखो, आपने कोई रूल पढ़ा ना, सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि उस रूल को कम से कम 10 चार्ट्स पे अप्लाई करो। अगर वो रूल अप्लाई हो रहा है ना, तो आपकी प्रिडिक्शन भी आने लगेंगी। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आप सबने सैंडविच खाया होगा, आई थिंक मोस्ट एवरीबडी हैज ईटन सैंडविच। अब आप 2 ब्रेड लेते हो, उस पर आप मेयोनीज लगाते हो। पहले वाले ब्रेड पे आपने मेयोनीज लगाया, दूसरा ब्रेड उसके ऊपर रख दिया, ये भी सैंडविच है कि नहीं है, है कि नहीं है। दिस इज ऑल्सो सैंडविच, जस्ट अ मेयोनीज सैंडविच। अब आपने क्या किया, उस मेयोनीज के ऊपर 2 खीरे लगा दिए और दूसरा वाला ब्रेड लगाया, दिस इज ऑल्सो सैंडविच, करेक्ट। अब आपने क्या किया कि आपने मेयोनीज लगाई, खीरे लगाए, उसके ऊपर आलू की एक टिक्की लगा दी और दूसरा ब्रेड लगा दिया, दिस इज ऑल्सो सैंडविच। अब आपने क्या किया कि ब्रेड लगाया, मेयोनीज लगाया, खीरा लगाया, आलू की टिक्की लगाई, और अब आपने थोड़ा सा लेट्यूस लगा दिया, या आपने थोड़ा सा पत्ता गोभी लगा दिया एंड दूसरा ब्रेड रख दिया। हम क्या कर रहे हैं, दिस सैंडविच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अभी आपको ना ब्रेड में सिर्फ मेयोनीज लगाना है। अभी आप सिर्फ मेयोनीज, आप 100 ब्रेड में मेयोनीज लगा के रख दो। आपका काम है कि आप 20 चार्ट खोलो अपना छोड़ के, अपना चार्ट देखना बंद करो। आप चार्ट देखो, खोलो, उसमें लग्न की पोजीशन देखो, आगे बढ़ जाओ। दूसरा चार्ट खोलो, उसमें लग्न देखो। तीसरा चार्ट, उसमें लग्न देखो। सिर्फ मेयोनीज लगाओ। उसके बाद सेकंड लेवल पे आप उस पर खीरे रखने शुरू करो। एक ऐसा टाइम आएगा ना कि आपके सैंडविच में 20 आइटम होंगे और वो सैंडविच आप अपने क्लाइंट्स को खिलाओ। लेकिन पहला स्टेप ये है कि आपको अपने सैंडविच में पहले मेयोनीज लगाना तो सीख लो। हर किसी को जल्दी रहती है कि मेरे को कुछ ऐसा बता दो, अष्टकवर्गी सिखा दो सीधा, मेरे को दशांश सिखा दो, षष्टियांश सिखा दो,
D24 चार्ट सिखा दो, मेरे को पास्ट लाइफ का सिखा दो। अरे पहले इस लाइफ का तो सीख लो, पास्ट लाइफ तो बहुत आगे की बात है। तो अभी हम लोग वी आर नाउ गोइंग टू अप्लाई दिस रूल्स ऑन द चार्ट, जो हमने अभी जॉब और उसके बारे में सीखा। आई होप आपके पास, सबके पास लिखा हुआ है। चलिए किसका चार्ट लें? जो सबसे पहले चैट में अपना नाम डालेगा उसका चार्ट ले लेंगे। अरे कोई वॉलंटियर नहीं है अभी तक। Yeah, I can give my chart. चलिए विशाल जी ने सबसे पहले डाला, तो रूल के हिसाब से विल टेक विशाल जी चार्ट। वेरी गुड। चारू, मेरे पास है क्या? कैन आई शेयर माय चार्ट और यू विल शेयर द चार्ट एंड विल स्टडी? You also have the access, Mrityunjay ji. Okay, so let me. बोलिए विशाल जी। सर 26 जनवरी 1973। विशाल जी आपका चार्ट ना YouTube पे भी जाएगा, तो आपको भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना इससे? मेरा देख सकते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है। 26 जनवरी 1973। 26 जनवरी, वाह। टाइम बताइए। 3:40 AM। 0340 जगह बताइए। मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश। चार्ट दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है जी। अब मैं जिसका भी नाम लूंगा वो पहले रूल बताएगा और फिर उसको चार्ट पे चेक करेगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। रचना जी आप बताइए, फर्स्ट रूल क्या था हमारा? Lagna and Lagnesh should be strong. चलिए, लग्न एंड लग्नेश शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसका क्या मतलब बताया था? स्ट्रॉन्ग वर्ड का क्या मतलब है गोस्वामी जी, आप बताइए। जब हम कहते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका मतलब क्या है? युवावस्था में होना चाहिए। प्लेनेट युवा अवस्था, युवावस्था में होना चाहिए, खुद की स्वराशि होना चाहिए। हाँ, स्वराशि हो, मित्र के साथ हो, मित्र उच्च के का साथ हो। उच्च का हो। अभी 3 ही याद रखते हैं। युवा अवस्था तो डिग्रीज पे आ जाएगा तो और भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने क्या बोला कि अभी हमारा काम ये है ब्रेड, और हम लगा रहे हैं सिर्फ मेयोनीज। अभी कोई खीरा, पत्ता गोभी और ब्रेड, आलू और इसकी बात नहीं करेगा, ठीक है? चिपोटले सॉस और बारबेक्यू सॉस, इसकी कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? तो रचना जी बताइए, इनका लग्न कौन है? क्या है लग्न इनका? सर लग्न इनका वृश्चिक राशि है और उसमें मंगल बैठा है जो कि स्वराशिस्थ हो गया। वेरी गुड। तो हमने स्ट्रॉन्ग लग्न के 3 रूल सीखे थे अभी बेसिक में, कि उच्च का हो, स्वराशि हो, या मित्र के घर में बैठा हो। तो वृश्चिक का मालिक कौन होता है? मार्स। और मंगल बैठा कहाँ है? लग्न में बैठा है। अपने ही घर में मंगल बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मंगल क्या हो गया? स्वराशिस्थ हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब ये व्यक्ति अपने माइंडसेट से बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस व्यक्ति के ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम्स या मुसीबत आएंगी, बट ये एक शानदार माइंडसेट लेके बैठा हुआ है, बिकॉज लग्न स्ट्रॉन्ग है। ये आसानी से हिलाने वाला व्यक्ति नहीं। इसका एक माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है? ये इसकी चिंता मत करो कि सही है कि गलत है, ठीक है? अब हमने पकड़ लिया कि लग्न स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब इसका मतलब ये है कि ये आदमी चाहता है कि मैं कुछ इंडिपेंडेंट करूं,
बहुत दिनों से चाहते होंगे। ऐसा व्यक्ति ये चाहता होगा कि मैं कुछ इंडिपेंडेंट करूं, बिकॉज हमें लग्न स्ट्रांग मिल गया। ये अगर सर्विस में भी है या बिजनेस में, हमें नहीं मालूम, हम पूछेंगे इनसे। तो ये इनका एक रुझान ये रहता है कि अगर ये सर्विस में भी है ना, तो ये इंडिपेंडेंट आइडियाज जनरेट करते होंगे, और अगर बिजनेस में है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो हमारा पहला रूल क्या हो गया कि ये चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर इस व्यक्ति का लग्न स्ट्रांग है तो इसका मतलब वो एक बिजनेस माइंडसेट लेके रख सकता है। अब हमने और क्या देखा था, अब हमें देखना है कि क्या लग्न के ऊपर किसी और प्लैनेट का इंफ्लुएंस है क्या। हमने ये देख लिया कि लग्नेश मार्स जो है वो बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है। अब ये सेकंड पॉइंट, अमित शर्मा जी आप बताइए, लग्न के ऊपर कोई इंफ्लुएंस है क्या किसी प्लैनेट का, कोई दृष्टि दे रहा है इनको कोई प्लैनेट? नहीं सर, कोई नहीं सर। सैटर्न दे रहा सर, शनि। बहुत बढ़िया। तो शनि की दृष्टि है। हाँ, बहुत अच्छे। ये देखिए शनि जो है वो, ये इस सॉफ्टवेयर की खासियत क्या है कि जैसे ही मैं सैटर्न पे जाऊंगा ना, आप देखेंगे ये ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको। हाँ जी सर। 8, 11, 4 में ब्लैक स्पॉट्स आ गए। इसका मतलब है कि सैटर्न जो है यहाँ यहाँ अपनी दृष्टि दे रहा है। तो इनके लग्न को कौन देख रहा है? शनि देख रहा है। मतलब इनके लग्न के ऊपर एक मेलेफिक इन्फ्लुएंस भी हो गया। लग्न स्ट्रांग था जो इनको एक बिजनेस वाला माइंडसेट दे रहा था, बट देख किसने लिया? शनि ने देख लिया। अब क्या हो गया, थोड़ा सा उसमें कमी आ गई। शनि कैसा प्लैनेट है? अच्छा प्लैनेट नहीं है, ठीक है ना। तो लग्न पे वो दृष्टि दे रहा है, मतलब थोड़ा सा इनके लग्न को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होता होगा, बट शनि की दृष्टि पड़ने से क्या होता है, शनि क्या करता है हमारे अंदर? स्लो कर देता है, या डिसीजन मेकिंग में अच्छा, मतलब एक होता है ना ठक करके मार्स की तरह डिसीजन लेना, अटैक मतलब अटैक। बट शनि मिल गया तो उसने क्या कर दिया, अच्छा ठीक है, एक आध दिन और सोच लेते हैं इस बारे में, थोड़ा सा और सोच लेते हैं, अच्छा इसको बुरा तो नहीं लगेगा, एक बार देख लेते हैं, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी रुक जाओ, ठीक है ना। तो ये गोस्वामी जी का कैरेक्टर नहीं है, ये हम सिर्फ इस पर्टिकुलर इस चार्ट के पीछे जो इंसान है उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस चार्ट की बात कर रहे हैं। तो शनि क्या कराता है? प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कभी कभी आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, थोड़ा सा दिमाग को पीछे खींचता है। अगर ये सिर्फ मार्स होता, सैटर्न का इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो ये आदमी बिल्कुल ही विल एक्ट लाइक अ आर्मी कमांडर। पर ये क्या, गोस्वामी जी, सॉरी नॉट गोस्वामी जी, ये जो भी जातक है उनके ऊपर थोड़ा सा शनि का इन्फ्लुएंस होने से क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग की पावर है, बट कई बार क्या होता है उस पावर में दूसरे लोग कंट्रीब्यूट करके वो डिसीजन मेकिंग डाइल्यूट हो जाती है। जैसे किसी को कोई बहुत गलतियां कर रहा है, ये चाह रहे हैं उसको निकालना, इन्होंने मन में निश्चय कर लिया, लेकिन सडनली इनके दिमाग में आता है यार उसको निकाल दूंगा तो उसकी घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो डिसीजन डाइल्यूट हो गया। तो ये कहेंगे नहीं तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, तुम, फिर वो व्यक्ति गलती करेगा। तो शनि क्या कर रहा है, इनके डिसीजन को डाइल्यूट। तो ये स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन का चार्ट नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज क्या है, लग्न स्ट्रॉन्ग हो गया बट लग्न को वीक कर दिया शनि ने। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? But it is nice, right? He'll be judicious. He will be judicious, yes. Not impulse. विजया जी, वेरी गुड पॉइंट। नाउ व्हाट यू डिड वाज, आपने शनि की क्वालिटीज को इनके लग्न पे अप्लाई किया। ये भूल जाओ ये सही है या गलत है, बट ये जब भी कोई निर्णय लेंगे, whenever he is going to take a decision, he will, because he is having an aspect, Saturn is directly giving an aspect। ये रहा Saturn, और Saturn किसको देख रहा है, ये इनके लग्न को देख रहा है। तो whenever he is going to take a decision, ये हमेशा उस डिसीजन के राइट और रॉन्ग को तोलेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। ये पावर इनको सैटर्न दे रहा है। मार्स क्या करता है, मार्स कहता है पहले मार दो फिर सोचेंगे कि क्यों मारा। मार्स का ये काम है, पहले मार दो, गर्दन काट दो, फिर बाद में देखेंगे कि मारा क्यों, अरे यार ये क्यों मारा मैंने इसको। मार्स यही करता है, 2 थप्पड़ मारने के अच्छा आपको मार दिया मैंने, सॉरी। लेकिन सैटर्न क्या करा रहा है, इनको जुडिशियस बना रहा है। सैटर्न इज गिविंग अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, बिकॉज सैटर्न का, अब विजया जी ने क्या किया कि सैटर्न की जो इनहेरेंट क्वालिटी है, जो बेसिक क्वालिटी है, जस्टिस वाली है, तो इनके लग्न पे
तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि सैटर्न के इन्फ्लुएंस होने की वजह से शायद ये व्यक्ति ईमानदार भी हो सकता है, ठीक है ना, कि ये मतलब जल्दी से गलत काम करने में इनको डर लगता है। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको मतलब बड़ा मजा आता है कि इधर से पैसा उधर से पैसा, इनको शायद थोड़ा सा घबराहट होती है कि नहीं यार ये गलत काम, बिकॉज सैटर्न का। ठीक है, नेक्स्ट रूल, सेकंड रूल कौन बताएगा? Sir, for business, more planets on right side of the kundli, brighter side. बताइए, किसको मौका, अमित जी को मौका देते हैं। अमित जी बताइए, हाँ जी सर। इनकी सर, कुंडली में ज्यादातर प्लैनेट लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है? ये सर राइट। मैंने सिखाया था ना, ये जो लग्न होता है, हाँ जी इसके सर। लेफ्ट साइड में इसको हम डार्क हाफ बोलते हैं और इधर को हम ब्राइट हाफ बोलते हैं। तो हमने ये सीखा था कि एक बिजनेसमैन की कुंडली में, बिकॉज उसको अपना प्रोडक्ट दुनिया को बेचना होता है, ये दुनिया में ये विजिबल साइड है ये, तो यहाँ पे जब ज्यादा प्लैनेट्स होते हैं तो उस आदमी के अंदर तीव्र इच्छा होती है कि वो अपना प्रोडक्ट दुनिया में जाके बेचे और वो एक बिजनेसमैन बन सके। तो इस चार्ट में ज्यादा प्लैनेट इधर हैं नहीं, या इधर हैं? सर लेफ्ट साइड में है मेरी तो तीन। ये कौन सा हाफ होता है? डार्क डार्क डार्क। हाफ। इसका मतलब इस व्यक्ति का बिजनेस में कम इंटरेस्ट है, ये अपनी क्वालिटीज को ऑफिस वर्क में यूज करना चाहते हैं। ठीक है, एक ये इंडिकेशन मिला। किसी को डाउट है इस चीज पे? ज्यादातर प्लैनेट देखो, राइट साइड में एक मून है और एक केतु है, ठीक है। Yes, sir, yes, sir. लेफ्ट में देखिए मार्स, राहु, वीनस, ज्यादा जुपिटर, मरकरी, सैटर्न, सारे इधर लेफ्ट साइड में बैठे हुए डार्क हाफ में। तो मतलब इनको बिजनेस के प्रपोजल भी आप दोगे ना, तो ये सोचेंगे कि यार देखते हैं, करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। तो ही इज नॉट इनटू द ब्राइट हाफ, ही इज इनटू द डार्क हाफ। ठीक है, नेक्स्ट रूल बताइए। मैं बताऊं? हाँ गोस्वामी, अरे प्लीज प्लीज प्लीज। राहु मजबूत होना चाहिए एक व्यवसायी के लिए। राहु बहुत यदि सुंदर। 10th हाउस में हो नहीं तो तो बहुत गोस्वामी शानदार जी, करा सकती है। पहले बड़ा रूल बताइए कि क्या दो चीजें क्या चाहिए बिजनेसमैन को, मैंने क्या सिखाया था? सूर्य, चंद्र और लग्न, इन तीनों नहीं, में उससे यदि उससे पहले वाला स्टेप, एक बिजनेसमैन की लाइफ में विजन और डिजायर। डिजायर। आप देखिए, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, जब आप विजन और डिजायर याद रखेंगे तो आपको प्लैनेट्स हटने की जरूरत नहीं है। विजन से हमें 3 प्लैनेट मिल जाएंगे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, और डिजायर से हमें राहु मिल जाएगा। तो पहला रूल आप याद रखिए कि एक बिजनेसमैन के अंदर एक आग होनी चाहिए, एक डिजायर होनी चाहिए कुछ प्रूव करने की। उसके लिए 4 प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, राहु, सूर्य, चंद्र और मंगल। अब देखिए इनकी राहु की क्या हालत है। राहु को बाद में ले लेते हैं, पहले सूर्य, चंद्र, मंगल को पकड़ लेते हैं। मंगल मजबूत है, ठीक है। सूर्य देख लीजिए, सूर्य कहां पे है? पराक्रम में, 3rd हाउस में। सूर्य 3rd हाउस में, बहुत बढ़िया। चंद्रमा कहां चला गया? व्ययेश 12th हाउस में। चंद्रमा 12th हाउस में चला गया। मन कहां चला गया इनका? व्यय में। मतलब ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर हमेशा कुछ डर बना रहेगा, मतलब निर्भीकता नहीं रहती है। अब जब तक आदमी निडर नहीं होगा तब तक वो रिस्क लेगा क्या? रिस्क लेने के लिए क्या चाहिए? चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हालांकि चंद्रमा कौन सी राशि में है? चंद्रमा इज इन विच राशि? तुला राशि। तुला राशि वीनस और किसकी है? तुला राशि। हु इज द ओनर ऑफ तुला राशि? शुक्र। वीनस। तो वीनस के साथ चंद्रमा की दोस्ती है, तो ठीक है, चंद्रमा 12th में चला गया, कोई बात नहीं, बट है अपने मित्र के घर में। तो थोड़ा सा माइंडसेट रिस्क लेने के टाइम में डर जाता है, लेकिन जॉब में ये रिस्क ले लेते हैं, बिजनेस में शायद रिस्क लेने में इनको डर लगता है। If he stay away from home, maybe he'll be brave. Absolutely, absolutely. Very good, Vijay ji, very good. एक देखो, आप सब लोग देखो, it's such a simple prediction. Simple prediction. कितना सिंपल। मून हैज गॉन इनटू 12th हाउस, मतलब दूर चला गया मन। अब पूछो आप इनसे, गोस्वामी जी, आप अपने घर के पास रहते हैं, दूर रहते हैं, कहाँ कहाँ जॉब रही है, ट्रांसफरेबल जॉब रही है कि नहीं रही है? Across the India, north, Moon south,
सब हो गया। मून हमारा महाराष्ट्र, ट्रैवल का राजस्थान सब। कारक है। तो जब भी मून 12th हाउस में जाता है, आप एक सिंपल प्रिडिक्शन बना लो कि ऐसा आदमी ट्रैवल जरूर करेगा लाइफ। तो देखो, आप उनसे पूछो गोस्वामी जी से। अब एक चीज और पूछ लेते हैं, गोस्वामी जी के बहुत सारे प्लैनेट डार्क हाफ में, तो गोस्वामी जी सर्विस में है, बिजनेस में है? सर्विस। सर्विस में। बिजनेस करने का मन करता है या डर लगता है? नहीं, क्लियर हो गया ना? अब लेकिन ये मेरा पार्ट नहीं है कि हम ये प्रूव करें कि ये हमारे रूल्स सही हैं या गलत है। हमारा पार्ट सिर्फ यहाँ तक है कि हमारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कंफर्मेशन मस्ट ना। हाँ, कंफर्मेशन हो चाहे नहीं हो। अगर गोस्वामी जी ये भी बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे रूल्स मुझे अप्लाई होने चाहिए। मतलब नहीं, जो जितने सही भी है आप वो लोग है। बैठे जी। जो सही है वो है, वो सच तो बोल रहे हैं आप, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, और कोई रूल इसके बाद? क्या रूल था? राहु देखेंगे। राहु। वो तो हो गया। मतलब हमने चारों प्लैनेट देख लिए। राहु नीच का है, वीनस के साथ है, ठीक है। राहु भी अपनी जगह सही बैठा हुआ है। 4 ग्रह सूर्य, चंद्र, राहु और मंगल का असर 10th हाउस पर क्या हो रहा है, ये एनालिसिस करनी होती है 10th ठीक है हाउस जी, पर। चलिए करिए। मार्स का कोई असर है 10th हाउस पे? नहीं, मार्स का कोई असर नहीं है, ठीक है। अगला, नहीं है। राहु का कोई असर है? राहु का नहीं है असर। सूर्य का कोई असर है 10th हाउस पे? इज सन रिलेटेड टू हिज 10th हाउस? सूर्य वहां का स्वामी है ना 10th हाउस का। वेरी गुड। 10th हाउस में कौन सी राशि है? देखिए, कर्क राशि है, सिंह राशि। शिव राशि है। सिंह राशि। Rahul सिंह is राशि in the का 10th house. स्वामी कहाँ बैठ गया है? 3rd हाउस में। घर में 3rd हाउस में। क्या मतलब इसका? कैन एनीबॉडी प्रिडिक्ट? प्रोफेशन Yeah. का लॉर्ड उठ के कहाँ बैठ गया है? 3rd हाउस में। क्या कराएगा इनसे? छोटी यात्रा है। प्रोफेशन में Touring job. Touring job. गुरुजी touring अपने job। और प्रोफेशनल क्या में ये कराएगा? पराक्रम भी दिखाएंगे। वेरी गुड। ये अपने प्रोफेशन पराक्रम। में, पराक्रम हाँ, पराक्रम। और सन की क्वालिटीज पकड़िए। अथॉरिटेटिव होंगे। सॉरी, अथॉरिटेटिव होंगे। ही विल बी फेमस in his workplace because 10th lord has gone into 3rd house and who is the 10th lord? Sun. तो इनको recognition अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं कि गोस्वामी जी एक अननोन आदमी की तरह काम कर रहे होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे कि इनको सब लोग जान जाते हैं, अरे गोस्वामी जी ने आज ये बहुत किया। बड़ी समस्या है सर ये। हमेशा कोई कुछ मैं करूं या ना करूं, आई एम ऑलवेज इन लाइमलाइट बिकॉज ऑफ नो रीजन। जहां तक मैं समझता हूँ सर, ये सूर्य अपने मकर राशि में होने की वजह से थोड़ा बंदिश हो गया जैसे सर, शत्रु हाँ, क्षेत्र। अब ये हीरालाल जी ने बहुत अच्छी बात पकड़ी है। अब ये देखिए, सूर्य और शनि हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी दुश्मनी है, ठीक है ना? अब अगर सन देखिए यहाँ पे, अनकंफर्टेबल है कि कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है। अनकंफर्टेबल है। सन किसके घर में बैठा है? शनि के घर में, मकर शनि के राशि। घर में। गुरुजी अनकंफर्टेबल है। अनकंफर्टेबल है। सन जो है वो शनि को पसंद नहीं करता है। आप एक पंडित को जाके किसी गुंडे के घर में बिठा दिया है। अब क्या करेगा ये? सन क्या है? साहस का प्रतीक है। लेकिन वो शनि के साथ है, तो कई बार क्या किया होगा गोस्वामी जी ने? कई बार लाइफ में कुछ दुस्साहस भी कर दिए होंगे। जो साहस नहीं करने चाहिए ना, वो भी कर दिए होंगे। जैसे मान लो किसी को कुछ बोल दिया होगा, या अपने सुपीरियर के साथ, बिकॉज ही इज अथॉरिटेटिव। सन इज इन 3rd हाउस। पराक्रम में खुद सूर्य बैठा है, बट सूर्य किसके साथ है? सैटर्न के साथ। तो सूर्य क्या है? थोड़ा सा पीड़ित है। पीड़ित व्यक्ति मतलब साहस की जगह दुस्साहस कर देगा। अपने सुपीरियर से छुट्टी नहीं दे रहे हो सर, ठीक है मैं बताता हूँ आपको, मतलब कुछ वैसा वैसी ऑन लीव, सिंपल लीव। सर मुझे शादी में जाना है, छुट्टी अरे चाहिए। छोटी बात बोलना चाहता हूँ सर मैं। जी जी जोशी जी। बिल्कुल। इनके कुंडली में विष्णु लक्ष्मी योग भी है सब। जैसे केंद्र का और त्रिकोण का मालिक जुपिटर और सन साथ में बैठे, तो उनको साथ भी बहुत अच्छा मिलता है सर। हाँ हीरालाल जी, ये हमने पढ़ा नहीं है तो बाकी लोग कंफ्यूज क्षमा जाओ, तो फिर भी मैंने बोल दिया सर। नहीं कोई बात नहीं। मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है इनकी कुंडली में, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हूँ। तो 10th का लॉर्ड हम अभी सिर्फ सूर्य को पकड़ते हैं बिकॉज ही इज अथॉरिटेटिव।
सन इज इन थर्ड हाउस, पराक्रम भाव में सन बैठा है, यहाँ से हम व्यक्ति का पराक्रम बहुत अच्छी बात है, बट बिकॉज सन सैटर्न की वजह से पीड़ित हो गया, इसीलिए कई बार ये दुस्साहस कर देते होंगे, इनको किसी चीज पे गुस्सा आ जाता होगा, तो ये अपने सुपीरियर से भी लड़ जाते होंगे, बिकॉज सूर्य तो अपना किसी को नहीं है सर। हाँ सूर्य अपना काम करेगा 100% करेगा। कमीशन बेसिस पे भी कुछ काम करते होंगे। अरे commission वाह, हाँ अब अगर इनको हमें, बिकॉज थर्ड हाउस हमारा कमीशन का होता है, ठीक है ना, एजेंसी का होता है, 10th लॉर्ड थर्ड में आके बैठ गया, तो अगर हमें इनको सजेस्ट करना है कि आप रिटायरमेंट के बाद या अभी साथ साथ में कुछ काम कर सकते हैं, तो ये कोई एजेंसी भी ले सकते हैं, अच्छा रहेगा उनके लिए। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि सन थोड़ा सा पीड़ित है, तो जब ये एजेंसी की बात सोचेंगे तो इनके मन में बहुत मतलब मिक्स्ड ख्याल आएंगे। स्ट्रांग होता सन तो ये अभी तक एजेंसी ले चुके होते। कभी विचार आया गोस्वामी जी कोई एजेंसी लेने का, LIC? अरे विचार तो अनंत आए हैं लेकिन लिया नहीं। लेकिन चलिए, ये भी बहुत बता अच्छा है। दीजिए कौन सी एजेंसी ले ले, कुछ ये भी इंडिकेशन दे दीजिए लगे हाथ। देखिए सूर्य जो है ना वो मेडिसिन का कारक होता है ना, तो अगर मेरा आप उसी का दवाओं नाम से संबंधित काम करेंगे ना तो बहुत अच्छा है, बिकॉज सन इज वेरी गुड हीलर, ठीक है ना। और दूसरा सन आपका मतलब फेम का कारक भी है, तो अगर कोई मार्केटिंग की एजेंसी मिल जाए आपको जिससे कि थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट में करे, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा तो कई कई प्रकार की चीजें हैं मतलब आगे चल के। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ये रूल भी क्लियर हो गया। सन, मार्स, मून का इन्फ्लुएंस 10th हाउस पे कुछ है? No. मून का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है 10th हाउस पे? नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए एक और चीज दिखाई दे रही है, देखिए 9th लॉर्ड कौन है? लॉन्ग जर्नीज। 12th हाउस क्या है? घर से दूर। आप देखो कितना क्लियर संबंध बन गया, ये व्यक्ति जर्नीज में रहेगा। 9th लॉर्ड गोइंग इनटू 12th हाउस। गुरुजी एक चीज पूछनी थी। जी दीपाली जी। गुरुजी अगर ये 9th लॉर्ड 12th में चला गया, इट मींस इनका भाग्य का लॉस नहीं लेंगे इससे क्या? बिल्कुल, आप इनसे पूछिए कि इनके जीवन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज खराब हो गई, मतलब आज ये जहां पे हैं, मतलब इनका कहीं ना कहीं दुर्भाग्य जरूर रहा होगा, बिल्कुल और ऊपर जा सकते थे और कुछ बन सकते थे लाइफ में। 100% भाग्य खराब हुआ। सिंपल प्रेडिक्शन है, ज्यादा हमें घुसना ही नहीं है, बहुत सिंपल। 9th लॉर्ड 12th में चला गया, मतलब सोचो। और मन, इनका मन क्या है? चंद्रमा इनका खुद का मन है, इनकी खुद की डिसीजंस की वजह से इनका भाग्य खराब हुआ होगा। इनका खुद का मन है ना चंद्रमा, एक्सटर्नल की वजह से नहीं हुआ होगा, इनके बिकॉज ऑफ हिज ओन डिसीजंस। जैसे सपोज मान लीजिए किसी X कंपनी में ये काम कर रहे थे, इनको Y कंपनी से ऑफर आया, पर इन्होंने कहा अरे नहीं रहने दो, इन्होंने अपने किसी फ्रेंड को Y कंपनी में रेकमेंड कर दिया। आज वो फ्रेंड जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है और ये वहीं के वहीं है। ऐसा हुआ होगा गोस्वामी जी कभी? अरे कई बार हुआ सर। तो मून इनका खुद का 12th में चला गया, मतलब बिकॉज ऑफ हिज ओन इनडिसीजंस, कि रॉन्ग हम डिसीजन। AVP की पोजीशन से नीचे आ गए, ऐसा समझ लीजिए, हमारे साथ बताइए। भी हुआ। अब एक बात बताओ, हमने कोई बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लगाए क्या इस चार्ट के अंदर? सिंपल, दीपाली जी ने एक सिंपल बोला कि 9th लॉर्ड 12th में भाग्य का लॉस, देखो गोस्वामी जी ने कंफर्म किया। तो प्लीज एस्ट्रोलॉजी के पीछे, मतलब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागो, इतनी सिंपल एस्ट्रोलॉजी है। हम कुछ नहीं कर रहे, हम एक बार में एक चीज को पकड़ के उस पर काम कर रहे हैं। पहले हमने लग्न को पकड़ा, लग्न पे इंपैक्ट देखा, गोस्वामी जी से पूछा। फिर हमने देखा कि ब्राइट हाफ में, डार्क हाफ में, हमने गोस्वामी जी से पूछा। फिर हमने चारों प्लैनेट्स का 10th हाउस पे समझा, तो हमने गोस्वामी जी से पूछा। फिर वो हमें अचानक दिख गया कि 9th लॉर्ड इनका 12th में चला गया, तो हमने पूछा इनसे। हर चीज सही होती जा रही है। कैसे सही हो रही है? क्योंकि आप उसको सिंपल एनालिसिस कर रहे हो। अब इसके अंदर कोई पता नहीं क्या रेट्रोग्रेड, कम्बस्ट, ग्रह युद्ध, ये इसकी राशि दृष्टि, अरे फलाना दृष्टि, ये, अरे पहले सिंपल पकड़ लो। चलिए जी, नेक्स्ट रूल पकड़े। बताइए रचना जी, इसके अलावा कौन बताएगा? सर राजयोग और धनयोग। राजयोग और धनयोग। देखिए जी, धनयोग, धनयोग बनाओ। कोई बना पा रहा है धनयोग? सेकंड
और 11th का कुछ संबंध दिख रहा है आपको 159 के साथ या 10th हाउस या 6th हाउस के साथ? यस सर। सेकंड जी, का 11th फिफ्थ के और साथ संबंध। सेकंड बैठे हैं। सेकंड हाउस में स्वामी का 10th लॉर्ड से संबंध है ना सर, गुरु और सूर्य का संबंध है ना सर। चलिए बहुत बढ़िया। हीरालाल Second जी lord ने and 11th lord are conjunct. 11th लॉर्ड भी वही है। बस फर्स्ट पॉइंट इज सेकंड लॉर्ड। हु इज द सेकंड लॉर्ड? Jupiter, जुपिटर। एंड हु इज द 11th लॉर्ड? मरकरी Mercury. एंड अच्छा, जुपिटर। देखना कैसे है कि जिस भी लॉर्ड की हम बात करें ना, पहले उनको देख लो कौन कौन है। हमने क्या पकड़ा? सेकंड लॉर्ड कौन है? जुपिटर। Jupiter. हमें बोलना होगा, जब हम चार्ट को देखेंगे ना, मुंह से बोलना शुरू करो, सेकंड लॉर्ड जुपिटर है, 11th लॉर्ड मरकरी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड लॉर्ड जुपिटर है, 11th लॉर्ड मरकरी है। दो प्लेनेट हमारे दिमाग में आ गए। कौन कौन आ गए? जुपिटर और मरकरी। आप देख लो ये दोनों बैठे कहाँ पे हैं? कहाँ बैठ गए जाके? कहाँ बैठ गए? थर्ड हाउस। Third house. थर्ड थर्ड हाउस हाउस में। में गुरुजी। साथ में जाके बैठ गए, 10th lord. तो बन गया संबंध थर्ड हाउस में। अब हम क्या कह सकते हैं थर्ड हाउस में संबंध बना तो? सर ये 5th लॉर्ड भी है जुपिटर। फिफ्थ। अरे वाह, ये देखिए शाब रचना जी, एक्सीलेंट। रचना जी, आपको क्यों लगता है कि आप देखिए कितनी गजब की प्रेडिक्शन करी है आपने। बन गया संबंध, सिंपल। यही मैं कह रहा था पहले। सेकंड और 11th का संबंध फिफ्थ से बन गया कि नहीं बन गया? और अब हमें अगर इनको बताना हो गोस्वामी जी को कि गोस्वामी जी आप क्या करो तो आपको धन लाभ हो, तो हम क्या कह सकते हैं? किस हाउस में बन रहा है ये कंजंक्शन? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस क्या होता है? शॉर्ट ट्रैवल होते हैं कि नहीं होते हैं? थर्ड हाउस क्या होता है? इनिशिएटिव का होता है। ठीक है, अब गोस्वामी जी अगर आप छोटे छोटे ट्रैवल, मतलब अगर आप ट्रांसफरेबल जॉब में हैं या अगर आपको कोई ट्रांसफर का ऑफर आता है, आप उसको एक्सेप्ट करते रहो, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। दूसरा, आप कुछ इनिशिएटिव जरूर लो। मतलब आपके लिए क्राइम क्या है कि अगर आप एक जैसा काम करते जा रहे हो, आपके पैसों में वृद्धि नहीं होगी। आपको क्या करना है? अपने काम को थोड़ा सा बढ़ाना है। यू हैव टू टेक इनिशिएटिव इन योर वर्क। यू हैव टू डू न्यू Changing work. पुरुषार्थ। बिकॉज सेकेंड और 11th लॉर्ड कहां जाके बैठे हैं? थर्ड हाउस में। इट हैज अ मीनिंग। आपका धन का संबंध थर्ड हाउस में बन रहा है, मतलब आप क्या कर सकते हैं? और अब मैं आपको कंफर्म करके बोलता हूं कि जिस दिन आपने कोई एजेंसी उठा ली, आपके जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिकॉज धन के दोनों स्वामी आके आपके थर्ड हाउस में बैठ गए। तो स्टार्ट डूइंग स्मॉल ट्रैवल्स, क्योंकि थर्ड हाउस गुरुजी हमारे शॉर्ट 8 ट्रैवल्स से लिंक भी तो बन रहा है ना गुरुजी? 8 से लिंक भी बन रहा है। 8th हाउस का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। नहीं मरकरी। अच्छा मरकरी, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अब हमें इनके धन का संबंध हमें 8th हाउस से भी मिल गया, मतलब ये एस्ट्रोलॉजी से भी पैसे कमा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल से। और दूसरा आप देखो, इंश्योरेंस। 8th और 3rd का संबंध बन रहा है इंश्योरेंस कर सकते। इंश्योरेंस के। एक्सीलेंट रचना जी, आज क्या नाश्ता किया आपने सुबह? तो आप ये पूछ रहे थे ना मेरे से कि इनको किस तरह का एजेंसी लेना चाहिए। अब हम आपको ये बता सकते हैं कि आप एक क्या करो, LIC की एजेंसी उठा लो। बिकॉज 8th हाउस इज ऑल अबाउट आफ्टर डेथ बेनिफिट्स। मृत्यु के बाद होने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो सब 8th हाउस है। तो 8th लॉर्ड का संबंध 3rd से बन गया, जो कि 11th का लॉर्ड भी है। देखो मैं मरकरी पे ले जाऊंगा ना, देखो मरकरी कहाँ का लॉर्ड हुआ? 11th का और 8th का। बैठ कहाँ गया? 3rd हाउस में। मतलब इस व्यक्ति की लाइफ में किसकी एजेंसी लेना इंपॉर्टेंट है? लाइफ इंश्योरेंस की। बिकॉज इफ ही डील्स इन थिंग्स विच आर आफ्टर डेथ, ही विल अर्न लॉट ऑफ मनी। और 3rd हाउस क्या होता है? गुरु उपदेश का होता है। ठीक है ना? तो अगर गोस्वामी जी गुरु उपदेश सुबह सुबह सुनते हैं, या गोस्वामी जी के कोई गुरु हैं, उनसे कभी कभी फोन पे बात हो जाती है, या उनका उपदेश सुनते हैं, तो इनका धन में वृद्धि होगी। आपने बहुत जगह सुना होगा 3rd हाउस गुरु उपदेश है। गुरु उपदेश को यूटिलाइज कैसे करना? 9th के बिल्कुल सामने है, देखिए 3 प्लैनेट्स इनके 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और 9th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। मतलब
इनके भाग्य को 3 प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं, बहुत खराब समय में भी इनका भाग्य काम किया है, क्योंकि भाग्य में कोई नहीं है और 3 प्लैनेट उस पर दृष्टि दे रहे हैं। तो ये जितना गुरु उपदेश सुनेंगे, जितना गुरु का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उतनी इनके धन में वृद्धि होगी। तो अगर इनके गुरु हैं और वो जीवित हैं, तो इनको उनसे फोन पे बात करनी चाहिए। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में, डिपेंड करता है कितने बड़े गुरु हैं। कई बार हम बहुत बड़ा गुरु बना लेते हैं, उसके पास हमारे लिए फोन पे बात करने का टाइम ही नहीं है। कई बार हम कोई छोटा गुरु बना लेते हैं, तो वो कभी कभी बात कर लेता है, हाँ गोस्वामी जी बताइए। तो अगर आप गुरु की बात सुनेंगे या गुरु का उपदेश लेंगे या उनसे फोन पे बात करेंगे, तो आपके धन में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, लाइव टच में रहते हैं। ठीक है, तो ठीक है सर, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब ये हमने रूल सारे अप्लाई किए एंड ऑलमोस्ट ये सारे रूल हमारे अप्लाई हो रहे हैं। तो क्या चीज इनकी कुंडली में स्ट्रांग है? देयर आर 3 प्लैनेट सिटिंग इन द 3rd हाउस। मतलब समडे गोस्वामी जी शुड थिंक अबाउट ओपनिंग एन एजेंसी। बहुत अच्छा है उनके लिए, धन योग भी वही बन रहा है। तो एक डायरेक्शन आप ऐसे करके अपने जातक को, बिना लंबी चौड़ी गणित लगाए हुए, आप अपने जातक को डायरेक्शन दे सकते हो। सर LIC बेटर है इंश्योरेंस या मेडिसिन? नहीं, LIC बेटर है ना, क्योंकि 8th लॉर्ड है ना मरकरी। LIC हमेशा बेटर एस्ट्रोलॉजी है भी आपके। बेटर है, एस्ट्रोलॉजी आल्सो और Astrology एस्ट्रोलॉजी तो भी है। बेटर है, बहुत बेटर है एस्ट्रोलॉजी। मतलब उससे ही बेटर एस्ट्रोलॉजी है वो ऑल, ऐसा बिल्कुल बोले? बिल्कुल, आप तो एस्ट्रोलॉजी की एजेंसीज खोल सकते हैं। आप इतने बाप बड़े रे। एस्ट्रोलॉजर बनिए कि अपने ब्रांड नेम इस इंदौर में, कलकत्ता में, मुंबई में ऐसे खोलिए आप, गोस्वामी एस्ट्रोलॉजर एंड सन्स ऐसे करके कुछ खोलिए धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन 3rd हाउस में थोड़ा सा मतलब डिस्टरबेंस भी है, बिकॉज सन सैटर्न के साथ है, तो इनको पुरुषार्थ बहुत करना पड़ेगा। फॉर हिम टू सस्टेन इन लाइफ ही हैज टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो एस्ट्रोलॉजी भी आसानी से नहीं आएगी, ये एजेंसी खोलेंगे वो भी बहुत आसानी से नहीं होगा, क्योंकि 3rd हाउस में दिख रहा है मेहनत है। जुपिटर भी नीच का हो गया है। क्या कह रही हैं करनी ही विजय जी? पड़ेगी। नहीं, परसिवरनेस। हाँ, परसिवरेंस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ओके जी, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द रूल्स हमें समझ में आ गए हैं। धनयोग भी हमने लगा लिया, राजयोग मैंने सिखाया नहीं, बट आई थिंक राजयोग भी आप सिंपल, हीरालाल जी बता रहे थे एक राजयोग। हीरालाल जी बताइए, अब बताइए आप राजयोग। क्या सर? हीरालाल जी आप राजयोग बता रहे थे ना इस कुंडली में, केंद्र का स्वामी कुछ राजयोग बोल तो रहे है थे, आप सर, बोलिए। जुपिटर और सन का, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक है सर। बहुत बढ़िया, चलिए एक सिंपल राजयोग पकड़ में आ गया हमको, वो बता देते हैं। आपको पता है केंद्र हाउसेस कौन से होते हैं? 1, 1, 4, 4, 7, 10। 7, 10। और त्रिकोण कौन से होते हैं? 1, 5, 9। ठीक है ना। अब इनका देखिए, जुपिटर है 3rd हाउस में और सन है 3rd हाउस में। जुपिटर कहाँ का मालिक है? दूसरे 5th हाउस और का, 12वें घर का, 5th हाउस। मतलब 5वें घर पंचम का। सन कहाँ का मालिक है? 10th हाउस का। तो इसको बोलते हैं, जो हमारे केंद्र हाउसेस होते हैं, इसको विष्णु स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णु स्थान। और जो हमारे ये त्रिकोण होते हैं, इसको हम बोलते हैं लक्ष्मी स्थान। तो इनका विष्णु लक्ष्मी योग कहाँ बन गया? तीसरे घर में। 3rd हाउस में। तो एक राजयोग इनको मिल गया। इस तरह से हम राजयोग, जितने ज्यादा राजयोग होंगे उतने ज्यादा आप बिजनेस की तरफ चलते चले जाएंगे। सर मैं क्लियर है ये? हेलो, हाँ सर, हाँ जी। यानी कि एक मंगल जो केंद्र में स्वग्रही होकर अगर बैठता है, तो केंद्र में बैठता है, तो भी एक रोचक योग, रोचक योग, रोचक योग भी है इनके में, पंच महापुरुष। वेरी मतलब इट मेक्स यू वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। काफी मतलब आप बहुत निडर हो जाते हैं, डरते नहीं है आप दुनिया से। ये तो अच्छी बात भी है, प्रॉब्लमेटिक भी है। नहीं, डरते भी हैं क्योंकि हाँ, चंद्रमा मून है, तो कुछ सिचुएशन में आप बहुत बैकआउट भी कर जाते हैं, बट ज्यादातर सिचुएशन में आप बहुत फ्रंट पकड़ के बैठे रहते हैं। हमेशा फ्रंट में या तो रहते हैं या कर दिए जाते हैं, दोनों ही बातें हैं। सबको पता है कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भली करेंगे राम। हाँ, तो हम एक बार कॉलेज में पढ़ रहे थे हम लोग, तो प्रिंसिपल के खिलाफ कुछ होता है जवानी में, हाय हाय करके, तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ। मेरे
मेरे को आगे प्रिंसिपल रूम में भेज दिया कि तू बात कर, तू हमारा लीडर है। और मैं प्रिंसिपल रूम में घुस गया, मुझे लगा मेरे पीछे 25-30 लोग खड़े होंगे। प्रिंसिपल ने बोला यस। मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। मैंने कहा सर जस्ट वांटेड टू से गुड मॉर्निंग एंड इट्स अ गुड डे सर, थैंक यू सर, एंड देन आई लेफ्ट फ्रॉम देयर। आपने बहुत अच्छी जल्दी पोजीशन ली। हाँ, हमारे साथ मेरा पीछे मरकरी देखने का सिस्टम नहीं है ना। मेरा मरकरी ठीक ठाक है तो मैं अच्छा बोल लेता हूँ। हम चलिए जी, पीछे नहीं देखते, अकेले Yes, आगे sir. चलते ना। प्रॉब्लम ये है। तो हम, हाँ जी, इनके सप्तमाधिपति और द्वादशाधिपति दूसरे घर में बैठने से भी इनको, और राहु भी साथ में होने के, इनको थोड़ा पत्नी से भी अच्छा सहयोग मिलने का आशा कर सकते अरे शादी के बाद तो इनका भाग्य खुला है। आफ्टर मैरिज जो है, मतलब इनकी वाइफ ने इनको दबा के पैसा दिया है, मतलब जैसे भी मिला हो, प्रोफेशन के थ्रू ही मिला होगा, बट आफ्टर Profession के मैरिज through। इनका भाग्य खुला है। उससे पहले थोड़ा सर ये कैसे देखते हैं सर? देखिए ना, 7th लॉर्ड कौन है, वीनस कहाँ जाके बैठा है, सेकंड Second. धन भाव में। और कौन सा धन है ये मैंने क्या बताया था, सेकंड हाउस कौन सा धन होता है, आपका संचित। अक्यूमुलेटेड वेल्थ। Related. तो आफ्टर मैरिज इन्होंने धन संचय करना आरंभ कर दिया, इनके पास पैसा जमा होने लग गया। ये कॉन्सेप्ट है, आप ये गलत सही छोड़ दो। आप गोस्वामी जी कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो, लेकिन जो भी है हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट पकड़ के चलते हैं। 7th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, तो ये एक सिंपल प्रेडिक्शन है। और 12th लॉर्ड भी सेकंड हाउस में, मतलब 12th लॉर्ड हमारा क्या होता है, Investments. इन्वेस्टमेंट। तो आफ्टर मैरिज he started doing investment because 12th lord and 7th lord both are sitting in the second house। तो गोस्वामी जी ने 12th लॉर्ड को इस्तेमाल करना शुरू किया और 7th लॉर्ड को इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और इनके पैसे बचाने शुरू किए। एक सिंपल प्रेडिक्शन। होम लोन ले लिया सर। हाँ, होम लोन ले लिया, बिल्कुल। आप इन्वेस्टमेंट लिया, होम लोन, और क्या। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वही होता है शादी के बाद, वो आदमी को सबसे पहले वही करना होता है। और कभी कभी 7th हाउस में सैटर्न भी है, तो कभी कभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी हो जाता होगा, क्योंकि कभी कभी मनमुटाव है बेसिकली, क्योंकि लग्न में मरकरी है, तो नहीं थोड़ा नहीं, सा इसमें कोई शक नहीं, मनमुटाव तो हाँ, होता ही है। मेरे ख्याल से जितने ही मैरिड हैं वो शायद ही कोई खुशकिस्मत हो। तो एक प्रिडिक्शन तो सारे एस्ट्रोलॉजर बहुत आसानी से कर सकते हैं कि हाँ, वाइफ के साथ कभी कभी मनमुटाव होता है, कोई दुनिया में मना नहीं करेगा। कोई नहीं मना कर, नहीं भी होता है तो भी बोलेगा नहीं मेरा तो होता है। हाँ, क्योंकि ये मांगलिक कुंडली है, तो थोड़ा सा इसमें ये खतरा बना रहता है कि कभी कभी दोनों ही मांगलिक है ना सर, करेला और नींद चढ़ा हो जाता है कभी कभी। बहुत बढ़िया, तो दोनों तरफ से लेकिन वेरी गुड फ्रेंड्स आल्सो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रेंड्स वी आर। और देखिए 7th लॉर्ड है कौन, हु इज द 7th लॉर्ड, वीनस। वीनस, मतलब शुक्र। बहुत खूबसूरत व्यक्ति। इसका मतलब इनकी वाइफ बहुत खूबसूरत होंगी, ठीक है ना। थोड़ी मतलब सांवली रहे, थोड़ा सांवला कलर रहेगा सर। हाँ, सैटर्न का थोड़ा सा इम्पैक्ट है, तो नहीं ऐसे सर, करके ना, बिल्कुल अपोजिट है, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं हीरेलाल सर। सॉरी सर फिर। नहीं मतलब प्रेडिक्शन थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। वो अभी सर की बात सुन लेती तो वो तो बहुत खुश हो जाती, सुन नहीं रही फॉर्चुनेटली। तो इस तरह से वेरी फेयर। हाँ, वीनस है ना, तो मतलब वो थोड़ा सा सैटर्न का इम्पैक्ट भी है, बट ठीक है। तो बहुत सिंपल है। क्या इसमें मतलब कौन सी बात गोस्वामी जी ने ऐसा बोला जो ना कर दिया उन्होंने, किसी बात को ना नहीं किया। 7th लॉर्ड वीनस है, वीनस मतलब एक बिल्कुल डायमंड की तरह ना चमकता हुआ, बिल्कुल हमेशा साफ सुथरा रहने वाला व्यक्ति। तो आप बोल सकते हो कि आपकी पत्नी बहुत सफाई पसंद है, बहुत साफ सुथरी रहती है, बहुत अच्छे से रहती है, कायदे से रहती है। सिंपल प्रेडिक्शन। वो हमारे यहाँ एमपी यूपी में बोलते हैं 16 समझते हैं आप, 16 वाले हर चीज बिल्कुल, मतलब अच्छा, 16 संस्कार टाइप चाहिए कि 16 सिंगार, कपड़े साफ, बेड साफ, फलाना साफ, ठिकाना साफ, बिल्कुल दिमाग भर साफ नहीं कर पाए दूसरे का, बाकी सब साफ कर दे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक कोई ऐसा है जिसको कि ये रूल अप्लाई करने में प्रॉब्लम हुआ हो, या किसी को ये लगा हो कि ये सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट जिसके पीछे दुनिया परेशान है, आपने 10-15 मिनट में, और मैंने कुछ नहीं बोला, सब आप लोगों ने बोला। कुछ गोस्वामी जी ने, कुछ हीरालाल जी ने, कुछ अमित जी ने, कुछ रचना जी ने, कुछ दीपाली जी, हैट्स ऑफ टू यू।
माँ आपके ऊपर बहुत कृपा करें कि आप इतनी सेवा एस्ट्रोलॉजी की कर रही हैं कि इतना बुखार और इतना कोरोना होने के बावजूद भी बेसिकली है क्या ना कि इंटरनली जब व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है ना तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं बीमार हूं या कैसे। इसीलिए मन चंगा होना बहुत जरूरी है, शरीर बाद में आता है, मन पहले आता है। गुरुजी एक बात बोलनी है, जी दीपाली जी। आपकी वीडियो सुन के ज्योतिष में एक अलग ही इंटरेस्ट हुआ है मेरा। अरे मेरे से बोलना नहीं जा रहा गुरुजी, मतलब नहीं आप ना बोले, मैं बहुत आपका अलग लेवल की है, मैंने बहुत कुछ सीखा गुरुजी आपसे। जी, शी इज वेरी क्या बोले, इसके प्रति बहुत समर्पित है। यस्टरडे आल्सो शी वाज जॉइनिंग इन ए क्लास, जो हम लोग जिसको जहां पर फॉलो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, डिस्पाइट वहां पर भी इन्होंने ज्वाइन किया था जबकि इतने बीमार हैं, तो है तो इनके अंदर जज्बा। दीपाली जी से मेरी बात हुई थी जब हम लोग बहुत इनिशियल हाँ जी, स्टेज पे थे और ऐसा कुछ हम लोग को नियर फ्यूचर में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कब लॉन्च करेंगे और क्या लॉन्च करेंगे। बिल्कुल तो गुरुजी। हाँ, तो तब दीपाली जी से मेरी बात हुई, तब से दीपाली जी के साथ एक मतलब 10 रुपए में पाव लेके आया वो तो मैं पैसा राजू से मंगाया, भी पैसा दे शो। गुरुजी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं बस। थैंक यू बाकी लोग दीपाली म्यूट जी। कर दें। आशीष जी म्यूट कर दीजिए आप। के 1000 रुपए हो जाएगी। आशीष जी म्यूट। अरे मैंने छाया का पैसा देना है, दही छाया का मेरा दे 10 रुपए तू कटा दे और 40 रुपए उसको दे देना, तेरे हाथ से दे देना। गुरुजी मैंने अपने फ्रेंड्स को भी आपका लिंक दिया, बहुत वो भी बहुत बहुत खुश है आपका सुन के। बहुत धन्यवाद दीपाली जी। हाँ, बिना बिना दे दीजिए। राजू वो बाजार जा रहा था, मैं इसे मंगा लिया, बंदर गए हो जाते। सर लेट गो करें। आशीष जी वो शायद नहीं सुन रहे, लेट गो वाला फार्मूला ही अपनाना पड़ेगा, या आप हाँ। म्यूट कर दो। ठीक है, चारू इनको सॉरी चारू, खुशबू जी इनको म्यूट कर सकते हैं क्या? हेलो हाँ आशीष आशीष जी। जी म्यूट करें ना। हेलो आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार सर, आशीष बोल रहा नमस्कार हूँ आशीष जी, बताएं। सर। मान्यवर, अभी थोड़ा सा ना जीवन जो है कुछ असमंजस की स्थिति में चल रहा था। थोड़ा सा मेरी डेट ऑफ बर्थ शेयर की है मैंने आपसे, कृपया मेरी कुंडली में देखेंगे। अभी शुक्र की दशा चल रही है या मतलब सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है मान्यवर, तो मुझे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जुलाई 13 तक। नहीं अभी तो आशीष जी संभव नहीं है आपका चार्ट लगाना। हाँ अलग से आप एक बार खुशबू जी से कांटेक्ट कर लें, तो अलग से कभी समय। आप लेटे हैं कि बैठे हैं? मैं तो बेड पे था सर, अभी तबीयत सही नहीं थी मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना ध्यान रखें। मतलब अभी फिलहाल तो इस क्लास में मुश्किल मैं नहीं लगा पाऊंगा आपका चार्ट, बट आप सर अलग से। थोड़ा सा मैं क्या कंसर्ट आपका थोड़ा सा अटेंड नहीं कर पाया सर, इसके बारे में टोटल डिटेल जो है वो इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी साहब। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में खुशबू जी का नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो सारी डिटेल आपको समझा देंगे। ठीक है सर। ठीक है, और अगर आपका कंसल्टेशन का भी है तो आप उनसे टाइम ले सकते हैं, वो हम अलग से कर लेंगे। वैसे ये जो वेबिनार है किस चीज से संबंधित है साहब? ये जॉब और प्रोफेशन से संबंधित है। कोई दिक्कत नहीं, जॉब प्रोफेशन से संबंधित है, तो इसमें इसमें अभी लाइव में क्या पूछ सकता हूँ मैं आपसे? लाइव में आप कुछ नहीं पूछ सकते, अच्छा सिर्फ समझ सकते हैं बस जो आप आप बता रहे हैं। सिर्फ समझिए, कंट्रीब्यूट करिए। और इस चार्ट के संबंधित अगर आपने पिछले लेक्चर्स अटेंड किए हो तो कुछ आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो ये मतलब वैसा सेशन नहीं है कि आप अपने चार्ट के बारे में कुछ पूछ सकें। हाँ। तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट पहले सिखाए थे उनके लिए, तो फिलहाल अगर आपने वो क्लासेस अटेंड की होंगी तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आज हमने इनके चार्ट पे लगाया। अच्छा ट्यूटोरियल है ये? हाँ ट्यूटोरियल है जी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू आशीष जी। ओके जी, तो आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टू कंक्लूड अबाउट दिस जॉब एंड प्रोफेशन, हम ये कह सकते हैं कि अगर आप चीजों को बहुत सिंपल तरीके से रखेंगे ना तो प्रिडिक्शन में कोई दिक्कत नहीं, और सामने वाला हाँ भी बोलेगा। हाँ बोलना हमारा प्रेशर नहीं है, प्रेशर ये है कि जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया है उसको आप अप्लाई करो बस। आज हमने इस चार्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई किए और ऑलमोस्ट अप्लाई हो भी गए। कल को ऐसा भी चार्ट आएगा जो जॉब और सर्विस इकट्ठे करते होंगे, या सर्विस का चार्ट होगा बट जॉब करते होंगे, सॉरी सर्विस का चार्ट होगा बट बिजनेस करते होंगे, या बिजनेस का चार्ट होगा सर्विस करते होंगे। ठीक है जी। एक छोटा सा टॉपिक मैं और लेना चाह रहा हूँ, बहुत छोटा सा, जो कि हमारा जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर है। जो अभी जुपिटर का 22 अप्रैल को ट्रांजिट हो रहा है, मैं उसकी प्रेडिक्शन भी आपसे ही कराना चाह रहा हूँ।
इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। सर Sir, इसमें if जॉब और D- ये जो पूछा, हाँ पूछे कौन पूछ रहा है, पूछे। no, D10 chart shows different from the natal chart, then सो कंफर्मेशन चीजों की डिटेल चार्ट से ही होगी। सो इफ D9 चार्ट में सॉरी D1 चार्ट में आपको कुछ दिखाई दे रहा है और D10 में चार्ट में कुछ दिखाई दे रहा है, तो हमें D10 चार्ट को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। द फाइनल प्रिडिक्शन विल बी बेस्ड ऑन D10 चार्ट। तो मैंने जैसा बताया था ना आपको कि आप D1 चार्ट भी देखो, मून चार्ट भी देखो और रिस्पेक्टिव डिविजनल चार्ट भी देखो। तो जॉब और करियर के केस में द रिस्पेक्टिव डिविजनल चार्ट इज D10। तो उसमें जहां पे मैक्सिमम इंडिकेशंस आ रही हैं वो प्रिडिक्शन होगा। बट to pinpoint a prediction, I think divisional chart is very important. पराशर जी ने भी यही बोला है कि वो तीखा खाता है, ये हमें लग्न चार्ट से पता लगता है, पर वो हरी मिर्ची ज्यादा खाता है या लाल मिर्ची ज्यादा खाता है, इसके लिए हमें डिविजनल चार्ट देखना पड़ेगा। तीखा खाना तो दोनों से आएगा। ग्रीन चिली विल ऑल्सो मेक यू, मतलब आपके मुंह में वो इट विल क्रिएट दैट चिलीनेस, एंड रेड चिली विल ऑल्सो क्रिएट, बट which is the exact chili जो वो खाते हैं, that we will come to know from D10 chart. और किसी को कोई प्रश्न है? गोस्वामी जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर ये D10 में मतलब जो अभी लगा है इसके साथ में कोरिलेट अभी कर सकते हैं क्या, कि जो अभी सारे प्रेडिक्शन हुए हैं वो वहां पर अटेस्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा गोस्वामी जी लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं ठीक थोड़ा है सा सर, वो नेक्स्ट टाइम ट्रांजिट, नेक्स्ट टाइम जरूर, नेक्स्ट टाइम अगले वेबिनार में कोशिश करेंगे कि आपका अगला वेबिनार हम लोग D9 चार्ट के ऊपर लेके आ रहे हैं, नवांशा के ऊपर, जो कि बहुत मतलब मेरे जीवन में तो उससे इंटरेस्टिंग चार्ट कुछ है ही नहीं। सर कब तक एक्सपेक्टेड है सर वो D9? मैं तो डेस्परेट हूँ उसके लिए। नेक्स्ट वीक में शायद वेबिनार नहीं है क्योंकि हम लोग विंध्याचल जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने। उसके अगले 29 वाले वीक में शायद हम लोग लॉन्च करेंगे D9 वाला। तो बाकी खुशबू जी इस पे काम कर रही हैं, वो शी विल अनाउंस द डेट्स। तो चलिए जी। गुरुजी गोचर हाँ पे जी, भी एक तो गोचर पे बस अगला गोचर भी करने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा गोचर हो रहा है जुपिटर का, उसके और आप हाँ जी। प्रेडिक्शन दोगे दीपाली जी? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सारी प्रेडिक्शन आप करोगे, देखना आज कमाल, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बना देंगे आपको आज ही, आज देखो आप। ओके गुरुजी, बस ठीक है। बस 1 मिनट का समय मुझे दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट।